नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज स्टार बैच की 10वीं क्लास है। बधाई हो, हम लोगों ने 10 क्लास कर ली और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लाइक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी अंतः कोण समद्विभाजक परिमेय, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, थेल्स थ्योरम और सीवियन मतलब सीवियन क्या होती है, सीवास थ्योरम भी करने वाले हैं। अगर ज़रूरत मुझे लगी कि सीवा करवानी चाहिए तो वो भी करवा दूंगा। यानी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो भी हैं और जो ट्राइंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कुछ एक रिजल्ट जो इन सारी थ्योरम्स पे बेस्ड रहेंगे वो सारी करवा के और ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आज ख़त्म करेंगे। फिर प्रैक्टिस करवा के एकदम रफा दफा करके लला लोग एकदम आपको नोट्स और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें एक साइड में करके और आपको बस प्रैक्टिस पे कूद जाना है। प्रैक्टिस करके अच्छे से ट्रायंगल को ख़त्म करना है, फिर हम अगले टॉपिक पे यानी सर्कल पे आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ आज क्या करने वाले। आज हम करने वाले हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बच जाए घंटी कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्किल। रिलेटेड टू सर्किल नहीं, रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है, चलो लल्ला लोग एक बार जय हिंद बोलो और फिर प्रेजेंस अपनी दिखाओ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर नहीं लाइक करते तो क्लास स्टार्ट होने से पहले लाइक हो जाना चाहिए। ये विश्वास अगर मैंने जीत लिया तो समझ लो आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आज हम सारी थ्योरम्स खत्म करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, सेंटर। सेंटर में कौन कौन से सेंटर पढ़े थे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सेंट्रॉयड मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, सारी चीज़ें हमने सेंटर से रिलेटेड कल खत्म करी थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम्स जो हैं और उनका कहाँ रिजल्ट का यूज कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें। कल एक भैया लोग, एक लल्ला कह रहे थे कि थ्योरम तो मैंने बुक से भी पढ़ लेनी है, आप क्यों करा रहे हो थ्योरम, हम क्वेश्चन कराओ। तो क्वेश्चन भी लल्ला बहुत सारी बुक्स है जिसमें क्वेश्चन का भी सलूशन है, तो समझ लिया करो वहीं से। बात ये है ना लल्ला कि जो थ्योरम्स को मैं जितनी इजीली करवा रहा हूँ, जाके बुक से पढ़ के और डेरिवेशन उनका समझ लेना किसी भी बुक से। ये थ्योरम्स जैसे आपके दिमाग में छापी जा रही है ना, वैसे जाके देख लेना कि कहाँ से तुम्हें समझ में आ जा रहा है। तो ये अगर थ्योरम्स, एक चीज़ बताओ, मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है। ठीक है, बुर्ज खलीफा मुझे बनाना है, ये बड़ी सी मीनार बनानी है। ठीक है, बुर्ज खलीफा मान लो ये बुर्ज खलीफा, इसकी नींव में ऐसे रख दूँ, ये नींव रखूँ, या मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इसकी नींव ऐसे रखो तो ये टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। यानी कि इसको गोले पे खड़ा करूँ तो टिक पाएगा। आपका दिमाग में जीरो हो, शून्य हो, ऐसे गधों की तरह दिमाग हो, उस पर बुर्ज खलीफा खड़ा कर पाएंगे, नहीं खड़ा कर पाएंगे। या कोई बड़ी मीनार, कहा जाता है कि किले एक दिन में नहीं बनते। ठीक है, तो किला एक दिन में नहीं बनेगा अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। बोलो सब रेडी लल्ला लल्ली लोग, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, थ्योरम से रिलेटेड टू ट्राइंगल और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो ट्राइंगल से रिलेटेड हमें डेवलप करने। और अब हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो सारे मिक्स गड़ागड़ 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 दड़ादड़ दड़ादड़ दागेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करके क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद। देखो, सबसे पहले सबसे छोटकी वाली थ्योरम जो है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, पढ़िएगा और फिर उसके बाद इसको मैथमेटिकल फिगर बनाएंगे। क्योंकि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ध्यान से समझिएगा, कहा गया कि मध्य बिंदु प्रमेय इसको बोलते हैं। कहा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होती है। कहा गया कि वो अगर कोई त्रिभुज है, मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज है ए बी सी लल्ला, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। कहा गया कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, मान लो इसका मध्य बिंदु डी है, इसका मध्य बिंदु ई है, अगर डी और ई को मैं मिला दूं तो कहा गया जो डी लाइन मिलेगी वो तीसरी भुजा यानी बी सी के समांतर होगी और डी ई बराबर होगी बी सी की आधी। डी क्या होगी, बी सी की आधी, प्रोवाइडेड डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी और ई मिड पॉइंट किसके हों, ए बी एंड ए सी। यानी कि अगर डी और ई मध्य बिंदु है ए बी और ए सी के, तो डी एक तो बी सी के समांतर होगी और एक डी बराबर बी सी की आधी होगी। ये कैसे होता है, आपने
सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आपने कहा कि ए डी अगर ए बी की मतलब देखो डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो अगर पूरा ए बी 2 हुआ तो हमारा ए डी 1 हो जाएगा। अगर ए डी 1 हुआ, देखो अगर मैं कह दूं कि ए बी 2 हो और ए सी 4 हो मान लो, तो ए डी कितना हो गया 1 हो गया और ए ई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे मेरे लाल, हमने कहा कि ट्रायंगल ए डी ई को देखो और ट्रायंगल ए बी सी को देखो। अगर मैं कहूं कि ए डी बटे ए बी ये कितना हो जाएगा, ए डी बटे ए बी यानी 1/2 हो जाएगा, मध्य बिंदु है। और ऐसे ए ई बटे ए सी कहूँ तो यह कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी में देखना, ए ई बटे ए सी कहूँ तो ए ई है 2 और ए सी है हमने 4 लिया है यानी 1/2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ए डी बटे ए बी, यहाँ पे लिख दो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, और अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो या सेम हो तो आप कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल ए डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो आप सबसे पहले कहेंगे कि बेस पैरेलल हो जाएगा, और बेस पैरेलल हो गया। आपने कहा कि अगर बेस पैरेलल हो गया और सिमिलर हो गया तो तीसरी भुजा का भी अनुपात सेम होगा, यानी तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे यानी डी ई बटे बी सी अगर हम लेंगे तो वो भी उसी के बराबर होगा, बाकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी ये भी 1/2 होगा। या हम यहाँ से कहते हैं कि टी ई बराबर बी सी बटे 2। बोलो लल्ला समझ आया या नहीं, बोलो समझ आया नहीं। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना था लाल, और कुछ नहीं। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि डी मध्य बिंदु है ए बी का, ई मध्य बिंदु है ए सी का। बोलो समझ आया। अगर मैं डी मध्य बिंदु मानता हूं ए बी का तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर ए बी बटे 2 कह सकते हैं, या हम कहें ए डी बटे ए बी बराबर 1/2 कह सकते हैं। ऐसे ई अगर मध्य बिंदु है ए सी का तो हम कह सकते हैं ए ई बटे ए सी बराबर 1/2 कह सकते हैं। अगर मध्य बिंदु है तो ए ई बटे ए सी कितना हो जाएगा 1/2, दोनों बराबर है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी और ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो आप कहेंगे कि दो ट्राइंगल ए डी और ए बी सी में उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स बोले तो ए डी ये वाला और पूरा ए ई ये वाला, ऐसे ए ई ये वाला और ए सी पूरा ये वाला। यानी कि अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का दो ट्राइंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गया तो तीसरी साइड पैरेलल भी हो जाएगी और तीसरी साइड एक दूसरे के क्या हो जाएगी लल्ला। अच्छा एक चीज बताओ, सिमिलर होने पे पैरेलल कैसे हो गए? क्योंकि सिमिलर होने पे पैरेलल कैसे हो गए, सिमिलर अगर ये हो गए ट्रायंगल एडी तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और दो कोण अगर ऐसे बराबर हो रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को काट रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो आप कहेंगे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? तो पैरेलल भी हो गया, आपको पैरेलल भी समझ में आ गया और आधी कैसे होती है ये भी समझ आ गया लल्ला। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? आपको ये मध्यबिंदु प्रमेय समझ आई या नहीं? फिर से समझो कान में। अब देखो, बंद करो आँख, आँख बंद करो, सोचो कि अगर हम क्या काम करते हैं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्यबिंदु ले लेते हैं और उसको मिला देते हैं, दोनों के मध्यबिंदुओं को मिला देते हैं, तो जो रेखा मिलेगी वो आधार की आधी होगी पहली चीज, और दूसरी चीज वो आधार के पैरेलल होगी। बोलो क्लियर हुआ? दिमाग में घुसा आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला थ्योरम करते हैं। अच्छा, पिछली थ्योरम का विपरीत भी हम पढ़ सकते हैं, तो कन्वर्स मिड पॉइंट भी, कन्वर्स थ्योरम भी लिख लेना उसका, मिड पॉइंट का। देखो अगर मैं कहूं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, रिजल्ट अगला लिख लेना, कॉन्सेप्ट 2। अगर मैं कहूं कि बी सी है, इसके पैरेलल कोई रेखा खींची जाती है, और अगर ये डी ई इसकी आधी है, मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी में बी सी आधार के पैरेलल कोई रेखा डी खींची जाती है और डी ई बराबर हाफ बी सी निकल के आता है, तो हम कहेंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। बोलो होंगे कि नहीं? मैंने क्या कहा उल्टा, जो पिछली थ्योरम हमने पढ़ी कि डी, हाँ दीदी बस एक मिनट, डी बराबर अगर हाफ बी सी हो जाए, यानी कि हम आधार के पैरेलल एक रेखा खींच रहे हैं, डी पैरेलल बी सी के पहली शर्त होनी चाहिए और डी बराबर बी सी सेकेंड शर्त होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो अगर डी बराबर डी पैरेलल बी सी है और डी बराबर हाफ बी सी है, तो आप कह देंगे कि डी और ई मिड पॉइंट हो जाएंगे ए बी और ए सी की। कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, समझ आया? यानी आपको बस इतना समझना है कि अगर
ये होल्ड कर रहा है ये दोनों प्रॉपर्टी, तो तीसरी प्रॉपर्टी अपने आप हो जाएगी। और या हम कहें ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो ये अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्स लिख लेना कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये वाला। तो रिजल्ट 2 भी हमारा समझ में आ गया। अब हम तीसरी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी नहीं भी है। एक चीज़ जानो, कोई थ्योरम तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना किसी के नाम से, जैसे त्रिपाठी थ्योरम में बना के भेज दूँ, अब आप घबराए रहोगे कि त्रिपाठी ने बनाई है, क्या थ्योरम बना दी होगी भाई साहब, एकदम अलग लेवल पे थ्योरम बना दी होगी। अब पता चले त्रिपाठी ने क्या थ्योरम बनाई है, एकदम हलवा थ्योरम। समझ रहे हो? हाँ, अब देखो, चलो अब थेल्स थ्योरम करने से पहले मैं 2 प्रश्न दे दे रहा हूँ ताकि आप खुश हो जाओ, आपके दिमाग में आ जाए हाँ क्वेश्चन भी करवा रहे हो। कल एक लल्ला कह रहे थे कि क्वेश्चन नहीं कराओगे, जब कहा है कराऊंगा तो कहे नहीं, रोज वही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे बे, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। कमेंट कर। और सुनो एक चीज़ और बताऊँ, आप लोग पागल, क्या बताओ, कई बार मुझे लगता है पागल हो चुके हो। मैं करवा रहा हूँ ज्योमेट्री, ठीक है, आपने ही कहा था और मैंने भी सोचा था ज्योमेट्री करवाने के, 90% लोग ज्योमेट्री चाह रहे थे। उसी में कोई कह रहा है अलजबरा करवा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे साले, तुम जब पेपर देना शुरू किए थे ना लल्ला, जब तुम पहला पेपर दिए थे तब मेरा पहला एग्जाम निकल चुका था। जब तुम पहला पेपर 10th का दे रहे थे तब मैं सीजीएल निकाल के बैठा था। तो मुझे ना बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, तुम अभी आए हो मार्केट में। जब से एसएससी शुरू हुई है 97 के बाद के पेपर मैंने 97 से लेकर 2020 तक एक भी पेपर छोड़ा नहीं है जो सॉल्व ना किया हो। तुम तैयारी के दौरान 2 साल करके तड़पने लगते हो कि मैं तो पंख जम गए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। नहीं, मैंने 97 से लेकर 2022 23 साल के पेपर किए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। तो जैसा करा रहा हूँ ऐसा कर लो चुपचाप, और अपने हिसाब से करते आ तो रहे हो 3 साल से, और करते रहोगे, मैथ में 12 नंबर पाते रहोगे, समझो। देखो, अच्छा दिल पे ना लेना, चलो एक प्रश्न देख लो, एसएससी में पूछा गया, इसको दाग दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। कहा गया पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ए बी ये कोई पैरेलल है पी क्यू आर के। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कि ए बी पैरेलल है क्यू आर के। ए बी बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 9 है। अगर ये 6 है तो पी बी निकालना है। बताओ पी बी कितना होगा, बताओ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी बी इन दिस फिगर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी बी इन दिस फिगर। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2.5 नंबर का प्रश्न है। 2.5 नंबर बोले तो 2.5 क्यों, 2.5 का क्यों, क्योंकि आप अगर गलत कर दोगे तो आधे नंबर चले जाएंगे। फटाक से बता दो। बहुत सुंदर लाल, उत्तर भी आने लगे, बस बिल्कुल सही है। अगर ये पैरेलल हो गया इसके तो पी ए बी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। बोलो होगा या नहीं, पी ए बी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप कहेंगे जो साइड ए बी और क्यू आर का रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा पी बी और पी आर का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा सेम कि नहीं हो जाएगा, सिमिलर हो गए तो बिल्कुल हो जाएगा। यानी ए बी बटे क्यू आर यानी 1/3 हो जाएगा पी बी बटे पी आर, यानी पी बी और पी आर का रेशियो 1/3 है। यानी अगर पूरा पी आर 3 है तो पी बी 1 है। तो पूरा पी आर कितना है 6, 3 का 2 गुना, तो पी बी कितना हो जाएगा 1 का 2 गुना यानी 2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं, बहुत सही मुन्ना, बहुत सही। अगला प्रश्न कर दें, चलो एसएससी में पूछा गया एक प्रश्न दागोगे, तैयार हो, चल दे रहा हूँ। कहा क्या गया है, ये सीजीएल 2016 का प्रश्न है, लिखो क्वेश्चन नंबर, सीजीएल 2016 लिख लेना, ठीक है। सीजीएल 2016 में कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में, लिखते रहो, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में स्ट्रेट लाइन क्यू आर के पैरेलल पी क्यू को एक्स पे काटती है और पी आर को वाई पे काटती है। यानी कि आधार के समांतर एक रेखा पी क्यू को एक्स पे काटती है और क्यू आर को वाई पे काटती है। कहा पी एक्स अनुपात एक्स क्यू अगर 5:6 हो, यानी पी एक्स अनुपात एक्स क्यू 5:6 हो, एक्स वाई अनुपात क्यू आर कितना होगा, एक्स वाई अनुपात क्यू आर कितना होगा, बताओ। ये क्वेश्चन करवाया ना, पी एक्स आपको पता है, अगर ये पैरेलल हो गया तो ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा। अगर ये 5 है पी क्यू, देखो पी एक्स 5 है, पी क्यू कितना है 11, तो इसका एक्स वाई और इसका अनुपात भी 5:11 हो जाएगा। एक्स वाई और क्यू आर का अनुपात भी 5:11 हो जाएगा। सिमिलरिटी लगा दोगे, बोलो होगा या नहीं। तो आपको क्या निकालना था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ओके। सीजीएल 2014 का एक प्रश्न और लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में सीजीएल 2014 का प्रश्न है, ठीक है।
कहा त्रिभुज ABC में डी और ई, ए बी और AC पे दो बिंदु है। मान लो डी इस पे है और ई इस पे है, ऐसा दिया गया। कहा AD बराबर 1/4 AB है। लिख लो यहाँ पे AD बराबर 1/4 AB दिया गया। ओके, AE बराबर 1/4 AC है। AE बराबर 1/4 AC है। कहा गया अगर BC बराबर 12 है तो आपको लंबाई निकालनी है DE की। बताओ DE कितना होगा। ऑप्शन ले लो, ये 2014 का है। हाँ, 14 को भी पूछा गया, 13 एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये 5 3 4 6 ये ऑप्शन ले लो। चलो फटाफट बता दो, तब तक मैं चाय की सिप मार दूँ। दीदी चाय ले आई है। क्या चाय है, बहुत बढ़िया। वो दिमाग अगर चाय में लग गया तो मैं लेना बहुत थप्पड़ मारूंगा। पढ़ने में ध्यान होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। कहा गया AD बराबर 1/4 AB, यानी AD और AB का रेशियो देखो 1/4 है। और ऐसे AE और AC का रेशियो देखो, ये भी 1/4। और अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में AD बटे पूरी वाली भुजा बराबर AE बटे पूरी वाली भुजा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए या नहीं। अब अगर सिमिलर हो गए लल्ला, तो जो D और BC का अनुपात होगा वो भी सेम हो जाएगा। D बटे BC कितना हो गया लाल। बहुत सही, बहुत ही सुंदर उत्तर आ रहा है। D बटे BC, यहाँ से D बटे 12 बराबर 1/4, 4 3 12, यानी D बराबर। और किसका गलत है बे, गलत का है। नहीं आना चाहिए गलत। बहुत बढ़िया। चलो एक प्रश्न और लिख लो ऐसे, फिर हम करते हैं अगला। यह आपको करना है, ठीक है। ये आप उत्तर बता देना, मैं चेक नहीं करूँगा। एक दूसरे का थप्पड़ मारना अगर कहीं गलत हुआ तो। जिसका गलत हुआ वही स्कूल वाला फिर से लिख लेना। ये CHSL का प्रश्न है, CHSL 2014-15 का, ठीक है। लिख लेना कि त्रिभुज ABC में, स्कूल में याद है क्या करते थे हम, अगर गलती होती है टीचर कहता है जिसका गलत है उसको 2 थप्पड़ मारो टॉपर। और फिर अगर मान लो जिसको नहीं आता था वो मोटा होता था, बाद में बहुत पीटता था भाई। कहा कि AB और AC पे 2 बिंदु P और Q है। भाई मेरा दोस्त था, बहुत मोटा सा था, अभी वो ठीक ठाक पद पे पहुंच गया है राजनीति में। हाँ, काफ़ी आगे निकल गया। तो बहुत क्लोज फ्रेंड अभी भी है। तो कहता कि उसको पढ़ना नहीं आता था, मतलब उसको आता ही नहीं था। 10th में थे, 9th में था मैं, 9 10th में थे। तो टीचर हमारा मैथमेटिक्स का उस टाइम पे एक सर आए हुए थे नए से। तो मतलब उनसे बहुत मानते थे, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी तो बहुत मानते थे। तो मान लो मैं मॉनिटर भी था उस टाइम पे क्लास का। तो क्या क्या कहते हैं, कुछ पूछा उन्होंने कि ऐसे ऐसे बताओ। भाई साहब वो मोटा, राहुल नाम था, राहुल पांडे, तो वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, उसको नहीं आ रहा था, उसी से पूछ लिया। मुझसे कहते तू बता, मैंने बताया भाई। तो अपने यूपी वालों को पता होगा, हमारे यहाँ तू नहीं बोलते, हमारे यहाँ ऐसे बोलते कि तुम बताओ। तो बोले कि तुम बताओ, मैंने बता दिया। भाई साहब कहते कि उसको मारो। उसकी शरीर, मैं उस टाइम पे था 4 फीट 8 इंच मान लो। मेरी हाइट तभी बहुत कम थी, मतलब मैं छोटा भी या इतनी भी नहीं रही होगी। और वो था लगभग 5'10" का उस टाइम पे। और उसका वेट रहा होगा 65 किलो, मेरा वेट रहा होगा 40 किलो। मुझे कहते उसको थप्पड़ मारो खूब ज़ोर से, अगर ज़ोर से नहीं मारा तो मैं ज़ोर से मारूँ। मुझे ये था मेरा दोस्त मारेगा, मतलब बहुत। उसका एक थप्पड़ मैंने सह नहीं पाया, मैंने आराम से उसे मारा। और फिर मैं सर से एक थप्पड़ खा के तेज़ वाला बैठ गया। वही लास्ट टाइम था जब मैं स्कूल में मारा गया था। तो 11th में एक टीचर ने खुन्नस में मारा था, उसके बाद मैंने मार नहीं खाई, ठीक है। तो यहाँ इस कहानी का बताने का क्या मतलब था, तुम्हें समझ आया? कि अगर यहाँ नहीं समझ आया ना तो कोई 65 किलो, और यहाँ डरना भी नहीं है आपको डिजिटल में कि अगर मैं मार दूंगा तो वो मुझे मारेगा, कुछ नहीं, ठक करके थप्पड़ मारना बेइज्जती वाला। कहा गया त्रिभुज ABC में AB के पैरेलल एक रेखा खींची गई है PQ। P AB पे लाई करता है, Q AC पे लाई करता है, AP बराबर QC है। AP बराबर QC है, AP बराबर QC है। और AB की लंबाई 12 है, AB की लंबाई 12 है, ठीक है। AB बराबर आपको दिया गया 12, मैं लिख दे रहा हूँ। AP बराबर QC है, ठीक है। AP बराबर QC है, AB बराबर 12 है। कहा गया AQ 2 यूनिट है अगर, तो आपको CQ बराबर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है 4 8 6 10। चलो बता दो फटाफट, मैं चाय की सिप खींचता हूँ। अच्छा, ये पैरेलल खींची गई, PQ जो है वो BC के पैरेलल है, ये याद रख। बहुत सही। AP बराबर QC है, ठीक है। आपने कहा कि AQ बराबर 2 है, AQ बराबर 2 है। ये अगर X है
तो ये कितना हो जाएगा, ए बी पूरा 12 है यानी ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, क्योंकि ए पी बराबर क्यू सी दिया गया। अब आपको पता है दोनों अगर ये पैरेलल है तो ए पी क्यू ए बी सी के पैरेलल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए पी बटे ए बी। अब ये लिखूंगा नहीं, इस बार तो लिख दे रहा हूँ ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। और जिसका उत्तर नहीं आएगा वो अपने गाल पे एक थप्पड़ मारेगा, प्रॉमिस मी कि यू विल हिट। और बटे 2/x। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब x बराबर कुछ वैल्यू रख दो, x बराबर 4 रख दो, 4/8 या 2/4 बिल्कुल सही, x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर 4 पुट कर दो। हमें पूछा क्या गया था, सी क्यू हमारा 4 आ गया। बोलो आया या नहीं। हमने x बराबर 4 रखा तो 4/8 इधर हो गया, 4/8 मतलब 1/2, इधर 2/4 हो रहा है, वो भी 1/2, तो x बराबर 4 सही हो गया। बोलो क्लियर हुआ। अब ये समझाऊंगा नहीं, ये समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। तो जिनका नहीं आया वो एक दूसरे को मतलब अपने कान पे एक थप्पड़ मारो और कान हल्का सा हिल जाए, ठंडी में गर्मी भी आ जाए। चलो अगले प्रश्न पे, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट कर लिए इस पे। देखो क्या हुआ कि जैसे होता नहीं कि एक दोस्त अगर भाग रहा है तो दूसरे दोस्त को भागने की आदत होती है। जैसे तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे दोस्त को भी बेरोजगार रहने की आदत है, और अगर तुम आगे निकल जाओगे तो वो कहेगा घमंडी हो गया, बात नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, वो तो तभी भी बेरोजगार रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद, मैथमेटिशियंस में भी हमेशा होड़ लगी रहती है। क्या हुआ कि मिड पॉइंट थ्योरम आई। अब मिड पॉइंट थी थेल्स की रिलेटिव, मिड पॉइंट जिन्होंने दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया मौसी अगर आगे निकल गई तो थेल्स भी पीछे नहीं रहेंगे। थेल्स ने क्या काम किया कि कहा कि एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं, एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, मैं थेल्स हूँ मान लो। मैंने कहा कि भैया ए बी सी कोई ट्रायंगल है अगर, और डी ई पैरेलल टू बी सी है, जहाँ पे डी इस पे बिंदु है और ई इस पे बिंदु है। तो मैंने क्या काम कहा कि अगर डी ई पैरेलल बी सी हो गया तो जो ए डी और डी बी का रेशियो होगा वही रेशियो ए ई बटे ई सी हो जाएगा। मैं थेल्स हूं, मैंने क्या कहा कि ए डी यानी इतने का रेशियो पूरे वाली भुजा के नहीं, इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी डी बी के। और ऐसे ए ई का रेशियो और ए सी का जो होगा ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि दो सॉरी ए ई और ई सी का जो रेशियो होगा वही ए डी और ए बी का रेशियो होगा। अब थेल्स भैया को ये इनके दिमाग के ऊपर जो खुरापाती दिमाग था वो कहाँ आया होगा। देखो हमें पता है कि अगर डी पैरेलल हो गया बी सी के तो ये क्या हो जाएंगे, ए डी और ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे। थेल्स ने जो कहा, थेल्स चाचा ने, वो मैंने कहा कि तुमने गलत नहीं कहा, तुमने बात तो सही कही, लेकिन तुमने कहाँ से कही होगी वो मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि इन्होंने कहा होगा कि ए डी बटे ए बी, ये मिड पॉइंट थ्योरम से इन्हें पता है, बराबर ए ई बटे कितना हो जाएगा, ई सी। यही हो गया है ना। अब इन्होंने क्या कहा होगा कि इसको पलट के भी तो उत्तर सही है, यानी ए बी बटे ए डी अगर मैं कहूँ और ये बराबर ए ई बटे ई सी भी हो जाएगा। बोलो लाल सही है या नहीं। मैंने कहा कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। अरे ए डी प्लस डी बी लिखोगे तो ए बी नहीं हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा, बराबर ए डी। और ऐसे ए ई को क्या लिख सकते, सॉरी ये हमने पलटा नहीं, इधर क्या ई सी बटे ए ई होगा, इधर ई सी बटे ए ई होगा। देख रहे हो दिमाग, जब दिमाग में चल रहा हो चाहे ना तब ये नहीं होती क्लास अच्छी। ई सी बटे ए ई, ठीक है। ई सी को हम क्या लिख सकते, फिर मैंने गलत कर दिया, ए बी बटे ए डी बराबर ये ए बी बटे ए सी, ठीक है, हाँ ये ए सी होगा, ठीक है। अब देखो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बटे ए ई। इतना क्लियर। मैंने कहा मिड पॉइंट थ्योरम मैंने लगाया, अगर डी पैरेलल है बी सी के तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, यहाँ से इसको पलट लिया, ये हो गया रिजल्ट। फिर हमने कहा कि ए सी को हम ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, ए बी को ए डी प्लस ए बी लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है आपको, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया सबने, बोलो मिटा सकता हूँ, आदेश है प्रभु। चलो बहुत बढ़िया, अब आदेश दो या ना दो मैं मिटाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा देखना, मैंने कहा कि अंश में दो पद है, हर को लेके अलग हो जाओ, तो ए डी बटे ए डी यानी एक प्लस डी बी बटे ए बी ए डी, और बराबर ए ई बटे ए एक प्लस ई सी बटे ए, यानी एक एक कट गया, तो डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए, या पलट दो तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही थेल्स चाचा ने कहा था और हमने थेल्स चाचा को बता दिया कि तुमने सही कहा बेटा, लेकिन तुमने कुछ अलग नहीं कहा, तुमने तो वही कह दिया जो मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी, यानी मध्य बिंदु प्रमेय जो कहती थी वही तुमने भी कहा। हाँ तुमने रिजल्ट को थोड़ा आसान जरूर बना दिया कि अगर डी बी निकालना है, ये ए डी दिया है, ए ई दिया है, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक पहले कहते थे हम कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी, और अभी क्या कह देंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे
इसी ऐसा भी कर देंगे। ठीक है लल्ला, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसको हम अब इससे कर लेते हैं या कर लोगे? चलो कर लेना, मैं नहीं करवा रहा, चलो हटाओ। ठीक है, तो आपको थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम सीधे कह देती है कि अगर त्रिभुज ए बी सी है, एक बार फिर से दिमाग में लिख लो, और कैसे आया ये भी समझ आ गया, क्योंकि टीचर आपको ये बता के चले जाते हैं ऐसा होता है, क्यों होता है ये पता होना चाहिए। डी पैरेलल बी सी है अगर, तो ए डी बटे ए बी आपको पता होना चाहिए। ए डी बटे ए बी ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, और ए डी बटे डी बी यानी कि इतना हिस्सा बराबर ऐसे हो जाएगा ए बटे इतना हिस्सा। इसी केस क्या है कि डी बी सी के पैरेलल यानी आधार के पैरेलल होना चाहिए, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे इसी। और इस पर रिजल्ट अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसका काफ़ी हो जाएगा, समझ आ गया? चलो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लला। अच्छा, अब आते हैं आपको डराने वाली अपोलोनियस थ्योरम पे। और अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, इसको पहले लिख लो, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों लोग अपोलोनियस ही लिखेंगे। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल ट्वाइस द, इज इक्वल यहाँ पे, या इज इक्वल नहीं इक्वल्स लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। कहा गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल्स ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। इसको देखने में कितना कठिन लग रहा हो। कहा गया कि त्रिभुज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो ये साइड है ए, ये साइड है बी, और ये है हमारा सी। ठीक है, इसको कोई मीडियन काट रही है, मीडियन काटेगी तो ये बराबर भागों में, तो ये मीडियन की लंबाई m है। तो ये अपोलोनियस चाचा ने क्या कहा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि मान लो इसका स्क्वायर का सम, यानी आप कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहा कि ये बराबर होता है यानी इक्वल्स ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ द थर्ड साइड, यानी ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ, यानी कि थर्ड साइड कितनी है सी, इसके आधे का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बाई 4। अरे सी बाई 2 इसका आधा हो जाएगा, उसका स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4, और प्लस मीडियन का स्क्वायर, यानी कि मीडियन अगर m हो तो ये m का स्क्वायर। यही अपोलोनियस चाचा कहते हैं। अगर अभी मैं डेराइव करके दिखाऊंगा, डेराइव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है हालांकि इसे, क्योंकि इसका यूज ही है, ये थ्योरम बड़ी सी बन जाएगी फिर। ठीक है, छोड़ो, डेराइव नहीं करवाते हैं, ये समझते हैं, बस इसको समझते हैं। अपोलोनियस चाचा ने क्या कहा, आप हिंदी वाले पहले लिख लो, लिखो चाचा ने कहा, या अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग और उस भुजा के माध्यिका के लंबाई के वर्ग के योग की दुगनी होती है। यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग और उस पर डाली गई माध्यिका के वर्ग के लंबाई के दुगने के बराबर होती है। यह अंग्रेजी में थोड़ा कठिन हो रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है लल्ला, यहीं से मीडियन की भी आपकी लंबाई आती है। पता है जो आपने कहा था मीडियन की लंबाई कहाँ से आती है, मीडियन की लंबाई कहाँ से निकल के आती है, यहीं से निकल के आती है। तो अपोलोनियस बड़े यूजफुल प्रमेय दे के गए हैं, समझिएगा। अपोलोनियस ने क्या कहा, अपोलोनियस थ्योरम देखो, मैंने फिगर भी आपके लिए लिया है, देखो थोड़ा सा इनको ऊपर सरकाता हूँ मैं। अब देखो अपोलोनियस चाचा ने क्या कहा, कहा ए बी और ए सी दो भुजाएं हैं। ठीक है, ए डी इनको डिवाइड करने वाली, मीडियन है बी सी को, तो कहा गया किसी भी दो भुजा का स्क्वायर, किसी भी दो भुजा, तो हमने ए बी और ए सी ले लिया, इसका स्क्वायर का सम यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो कहा गया ये दो गुना होगा किसका, मीडियन के स्क्वायर का, मीडियन ए डी का स्क्वायर, और प्लस इसका जो स्क्वायर है बी डी। अब बी डी बी सी का आधा है, तो चाहे बी डी ले और चाहे डी सी ले, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, ये तो मीडियन तो हो गया, और प्लस तीसरी भुजा का आधा, तो तीसरी भुजा का आधा इन्होंने बी डी लिया, हम कहते नहीं चाचा मैं डी सी लूँगा, यानी डी सी का स्क्वायर है। तो आपका अपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे दो केस होने चाहिए, एक ए डी मीडियन होनी चाहिए और त्रिभुज की साइड्स जो ए डी मीडियन है वो त्रिभुज बी सी पे होनी चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट समझ आ गया। अब मीडियन की लंबाई यहाँ से कैसे निकलती है वो भी समझा दे रहा हूँ कि कहाँ से आई होगी, तो वो भी क्लियर करता हूँ। ये समझ आ गया, सबने लिख लिया, बहुत ही सुंदर लल्ला, बहुत ही सुंदर। छाप दिया करो, तुरंत दिमाग में भी छप जाना चाहिए और आपके कॉपी पे भी छप जाना चाहिए। छप गया, बहुत ही सुंदर। चलो देखो अपोलोनियस ने क्या कहा, अपोलोनियस ने कहा कि त्रिभुज ए बी सी है, इसकी मीडियन है ए डी, और इन्होंने क्या कहा,
अपोलोनियस ने कहा कि जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग होता है यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये 2 गुना होता है ए डी मीडियन के स्क्वायर के वर्ग के, और प्लस हम आधा ले रहे हैं यानी बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर बाई 4। बोलो कह सकते हैं यानी? आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। 4 से अगर हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो ये 4 से गुणा क्या करना है, पहले ये क्या काम करो, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर तो प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ या ना? इसको बी सी स्क्वायर को इधर ले आओ तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 ए डी स्क्वायर। बोलो हो जाएगा या नहीं? या हम कहें कि 2 यहाँ गुणा कर दो तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 बराबर 2 ए डी स्क्वायर। या अगर मैं कहूँ यहाँ से ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा यानी 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं ए डी कहूँ तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/4 का वर्गमूल आ जाएगा यानी 1/2 अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो माइनस बी सी स्क्वायर। यही परमीय अपोलोनियस थी और वहाँ से मीडियन की लंबाई आपने निकाली थी। यानी कि अगर मैं ए डी इसके सामने की भुजा ए मानूँ, इसके सामने की भुजा बी, इसके सामने की भुजा सी, तो ए डी का स्क्वायर यानी ए डी की लेंथ निकालने जाओ तो यहाँ से ए डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ, जिस पे मीडियन नहीं ड्रा की गई, देखो ए बी और ए सी पे, यानी 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये आपकी मीडियन की लंबाई हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ लल्ला? अपोलोनियस क्या कहते हैं, समझ आया? बहुत ही सुंदर लाल, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कह दूं अपोलोनियस से कि अपोलोनियस चाचा कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, एक प्रश्न लिख लो अपोलोनियस पे। हमने कहा अपोलोनियस चाचा कह रहे हैं ए बी सी, मान लो कोई त्रिभुज है, इसमें ए डी मीडियन है। अपोलोनियस क्या कह रहे हैं, थैंक यू हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ देखो अपोलोनियस क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ए बी सी में, देख रहे हो यार, पता क्या लेके आए, चिल्ला लेके आई हैं, बेसन का चिल्ला। आई लव ठंडी में बेसन का चिल्ला और सॉस, मीठा सॉस। ओ हो, पढ़ाते पढ़ाते देख रहे हो राज भोग रहा हूँ। देखो त्रिभुज ए बी सी, अब यही राज है ही। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, मान लो ए बी बराबर 6 है, ए सी बराबर 7 है और बी सी बराबर 8 ले लो। नहीं हाँ ले सकते हो, बी सी बराबर 8 ले लो। अपोलोनियस का यूज करते हुए ए डी का वैल्यू निकालो। चलो निकालो, जहाँ पे ए डी मीडियन है, ए डी की लंबाई निकाल दो, अपोलोनियस का यूज करते हुए करना। मीडियन की लंबाई वाला फार्मूला ना लगाना, ना लो, ठीक है, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। अपोलोनियस ने क्या काम कहा कि इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये बराबर होता है 2 गुना किसका, बी डी के स्क्वायर का आधा, मतलब बी डी का आधा यानी कि बी डी का आधा, बी डी पूरा 8 है, सॉरी बी सी का आधा यानी बी डी, तो बी सी अगर पूरा 8 है तो बी डी हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 का प्लस ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा यानी कि 36 और 49 85 का बटे 2 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा, ये बराबर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। 85 में से 32 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा। 85 में से 32 घटेगा कितना हो जाएगा, 53 बटे 2 बराबर ए डी स्क्वायर, या ए डी बराबर √53/2। बोलो क्लियर हुआ? हमने क्या कहा कि बी सी पूरा 8 है तो बी डी 4 हो जाएगा। आपने कहा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 49 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी यही हमने लगा दिया। यानी कि 16 प्लस ए डी स्क्वायर बराबर 85/2, 16 को इधर भेज दिया यानी कि 16 इसमें से घटा 53/2 यानी ए डी बराबर √53/2। अपोलोनियस का यूज किया। अपोलोनियस क्या कहते हैं, इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ लल्ला? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये लिख लो कॉन्सेप्ट, और ये एक क्वेश्चन धीरे से चुपके से कॉपी में कहीं चिपका दो कोने पे, ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अगली थ्योरम है, हेडिंग डालो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतः केंद्र समुद्विभाजक परिमेय, अंग्रेजी में ही याद रखो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि मैं कभी हिंदी बोलूंगा नहीं और आपसे एग्जाम में हिंदी में इतना कठिन आएगा नहीं कि ये वाली थ्योरम क्या होती है, तो आप याद रखो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। कहा इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी इंटीरियर एंगल, समझिएगा फिर से समझो, कहा गया इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स।
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये क्या कहती है कि इन अ ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण का समद्विभाजक ऑफ एनी इंटीरियर एंगल यानी किसी भी अंतः कोण का किसी ट्रायंगल के लिए डिवाइड्स द अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। कहा गया कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा किसी इसके लिए कोण के लिए उस सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में दोनों भुजाएं हैं जो उस एंगल को समाहित करती हैं। यानी कि अगर हिंदी में पढ़ें कि एक त्रिभुज में त्रिभुज के किसी भी आंतरिक कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसको फिगर से समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा लल्ला। इसको समझो क्या कहता है। देखो फिगर क्लियर है। हाँ, कहा गया कि ए बी सी कोई ट्रायंगल ले लो, ए डी मान लो कोण ए का कोण समद्विभाजक है, यानी ये कोण ये हिस्सा बराबर इस हिस्से के है, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे खांसी आ रही है, ऐसा नहीं कि कोरोना है, मैं निगेटिव हूँ मैं, तो थोड़ा सा सर्दी हो गई थी, ठीक है। कहा गया त्रिभुज एबीसी में ए डी कोण समद्विभाजक है कोण ए का। ओके, कहा गया जो कोण समद्विभाजक होगा उस सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में भुजाएं हैं, यानी इस साइड का भुजा इसके अनुपात, इस साइड वाला इसके अनुपात। यानी आपसे कहा गया है कि अगर सामने वाली भुजा कौन सी थी, बीसी, बीसी को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, एक्स अनुपात वाई के अनुपात, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा यानी एक्स बटे वाई, वो एक्स के साइड वाली साइड मतलब एक्स के तरफ वाली साइड कौन सी है, ए, और वाई के तरफ वाली साइड कौन सी है, बी, इसी अनुपात में होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ आया लाल? क्या कहता है फिर से समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि कोई त्रिभुज है एडी एंगल बाइसेक्टर, एडी कोण समद्विभाजक, तो जो कोण समद्विभाजक होगा सामने वाली भुजा यानी बीसी को उस अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में ये भुजाएं, यानी कि अगर ये है तो ये हो जाएगा, ये बी है तो ये बी, यानी इन दोनों का बीडी और डीसी का अनुपात भी ए और बी के अनुपात के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं? मैंने क्या कहा, मैं एक फिगर अपने तरफ से बनाता हूँ खूब सुंदर सा, क्योंकि आपको मेरे हाथों से ही चमक नजर आती है फिगर में। लिखो, बनाओ एक फिगर मेरे साथ, चलो। तुम्हारे फ्यूचर का फिगर मैं बना रहा हूँ, तो ये भी फिगर मैं ही बनाऊंगा ना। कहा ए बी सी कोई ट्रायंगल है, बोलो है या नहीं लल्ला? है, बिल्कुल है। लल्ली आज नहीं कहा तो लल्ली भी कह दे रहा हूँ, बुरा ना मानना लल्ली। देखो ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भाग इस भाग के बराबर, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा। अब आपसे कहा गया कि जो AD है वो BC को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी कि किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, इसको दो टुकड़ों में काट रहा है, BD और DC। तो इसका जो अनुपात होगा, अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो BD के साइड कौन सी भुजा आ रही है और DC के साइड कौन सी भुजा आ रही है, बस यही कहा गया। समझ आ गया? यानी अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, कोण समद्विभाजक है, क्या है, कोण समद्विभाजक है लल्ला। अगर कोण समद्विभाजक है तो BD और DC का जो अनुपात होगा AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं? किसने कहा ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने कहा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने कहा। किसने कहा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने कहा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर पे एक प्रश्न करवाऊं, चलो लिख लो, मिटाओ ये, समझ आ गया? अब देखो क्वेश्चन ही लिख लो, आपका है सीजीएल 2019 शिफ्ट सीजीएल 2019 का ही प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न, इसी पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे सीधे पूछा गया, और ये फॉर्मूला भी बनेगा, क्वेश्चन ही ना लिखना। लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में, हिंदी वाले लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में एडी बाइसेक्ट्स कोण ए, एसी कोण ए का समद्विभाजक है, एंड इंटरसेक्ट्स बीडी, इंटरसेक्ट BC एट D, और BC को D पे काटता है। इफ BC बराबर A, AC बराबर B एंड AB बराबर C, देन BD की लंबाई क्या होगी, बताओ फटाफट। आपको ऑप्शन दिए गए AC बाई A प्लस C, आपको ऑप्शन दिया गया BC बटे C प्लस A, आपको ऑप्शन दिया गया C बटे A प्लस B, और आपको ऑप्शन दिया गया AB बटे B प्लस C। चलो ये सी ए लिखा हुआ, ठीक है।
आपसे कहा गया त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का कोण समद्विभाजक है, बीसी को डी पे काटता है, अगर बीसी बराबर ए, एसी बराबर बी, ए बी बराबर सी, तो आपको बीडी की लंबाई निकालनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सीजीएल 2019 का प्रश्न और यह बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। बता दो लल्ला क्या होगा। देखो तब तक बाकी लल्ला लोग बताएंगे, मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं। त्रिभुज एबीसी है, एडी कोण समद्विभाजक है, हमने कह दिया ठीक है कोण समद्विभाजक है, कोई बात नहीं। कहा गया कि ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी है। ओके, अगर बी सी बराबर ए है, वो सब ठीक है, सुंदर हो गया। अगर बी डी की लंबाई निकाल, हमें पता है अगर एडी कोण समद्विभाजक है तो बी डी बटे डी सी कितना हो जाएगा, सी बटे बी। बी डी के साइड साथ वाला सी है और डी सी के साइड वाला बी है, तो सी बटे बी हो जाएगा या नहीं। यानी अगर मैं बी डी को मानू सी है, बी डी को सी मान सकता हूं, डी सी को क्या मान सकता हूं, बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या किसकी वैल्यू पूछी गई है, बीडी की लंबाई पूछी गई लल्ला, बीडी की लंबाई पूछी गई, तो आप कह देंगे देखो ये सी हो गया, ये बी हो गया। यानी हमने कहा कि बीसी को जो डी है वो सी अनुपात बी के अनुपात में डिवाइड करता है। यानी अगर इस हिस्से को सी माने, इस हिस्से को बी, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया, सी प्लस बी, और सी प्लस बी बराबर कितना है साइड के, एक। यानी सी प्लस बी यूनिट बराबर ए है, तो ए सी यूनिट कितना हो जाएगा, अगर सी प्लस बी यूनिट बराबर ए, तो एक यूनिट हो जाएगा ए बटे बी प्लस सी, तो सी यूनिट हो जाएगा ए गुड़े सी बटे बी प्लस सी, यानी ए सी बटे बी प्लस सी, ए सी बटे बी प्लस सी, ए सी बटे बी प्लस सी। समझ आया, ए सी बटे बी प्लस सी बी डी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी बटे बी प्लस सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी 100 मैं देख ले रहा हूँ यार यहाँ पे उत्तर क्यों ऑप्शन में मैंने गलती कर दी देने में। बहुत सही, बहुत सही। किसी का उत्तर आया था ये, हाँ हमसे पूछा क्या गया था, बीडी, बीडी की लंबाई कितनी आई है, बीडी की लंबाई पूछी गई है, बीडी की लंबाई हमारी आ गई, बिल्कुल सही। और अगर डीसी पूछा जाता, डीसी पूछा जाता तो क्या होता लल्ला, डीसी पूछा जाता तो ये हो जाता, अरे देखो अगर मैंने क्या कहा, बीडी निकाला हमने, तो बीडी हमारा आया ए बटे बी प्लस सी का सी गुना, क्योंकि बीडी सी था। और अगर ऐसा डीसी पूछा जाता तो ए बी बटे बी प्लस सी हो जाता, ए बी बटे बी प्लस सी हो जाता। बोलो होता या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। देखो समझो, मैंने कहा कि ए बी सी को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी, इसने कहा ये सी है, ये ऐसे देखो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और समझने का प्रयास करना। यहाँ पे बी डी निकालना है, ऑप्शन मैंने डी सी वाले दे दिए, ठीक है, ये डी सी वाले दे दिए, यहाँ पे डी सी निकाल लो, डी सी के उत्तर हैं ये डी सी के लिए। अब मैं इस बार डी सी निकलवा दे रहा हूँ, ये हो गया डी। आपने कहा कि ए के सामने की भुजा ए दी गई है, बी और सी ये दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, तो ए डी मतलब बी डी बटे डी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो इसका और इसका अनुपात है, यानी सी बटे बी, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं बी डी सी है तो डी सी कितना है, बी है। अब आपको डी सी निकाल, आपको पता है पूरा अगर बी डी को सी यूनिट माने, डी सी को बी, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, सी प्लस बी, लेकिन सी प्लस बी यूनिट बराबर दिया गया है ए, यानी एक यूनिट हो जाएगा ए बटे बी प्लस सी। तो ऐसे डी सी बराबर कितना है, बी यूनिट, यानी यहाँ से हमारा डी सी बराबर हो जाएगा एक यूनिट इतना, तो बी यूनिट बराबर बी से गुणा कर देंगे, यानी ए बी बटे बी प्लस, यानी आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ए बी बटे बी प्लस। समझ आएगा, यहां से एक कॉन्सेप्ट बन के आ गया लाल। बोलो क्लियर हुआ या नहीं, कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर कितनी मजबूत थ्योरम है, कितनी महत्वपूर्ण थ्योरम है, समझ आ रहा है। इसका एंगल बाइसेक्टर डी है, तो आप कहेंगे कि अगर बी डी की लंबाई निकालनी है, देखो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, तो अगर बी डी की लंबाई निकालनी है तो आप क्या कहोगे, ये अनुपात, देखो इस अनुपात का इसमें गुणा करोगे, यानी सी ए बटे सी और इंटू ए बटे दोनों भुजाओं का योग, यानी बी प्लस सी। अगर मैं डीसी पूछूं तो डीसी बराबर इसका और इसका गुणा, डीसी बराबर इसका और इसका गुणा, यानी कितना हो जाएगा, डीसी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटे बी प्लस।
यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है वो कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट से ही सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लल्ला बता दो सीधे कि अगर इसका इसका अनुपात दिया गया है और ये भुजा दी गई है, आपको दे दिया जाए कि ए बी और ए सी का अनुपात मान लो 2:3 है, ठीक है, ए बी और बी सी का अनुपात 2:3, और आपको दे दिया जाए कि मान लो कि बी सी पूरा 10 है। समझो, आपसे कहा गया कि ए डी बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्टर है और ए बी और ए सी का अनुपात 2:3 है, यानी आपको सी बराबर 2 दे दिया गया, बी बराबर 3 और पूरा ए बराबर 10। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि डी सी कितना होगा, तो डी सी निकाल के बता दो। आप कहोगे सीधे 3 × 10 30 बटे बी धन सी, यानी कि बी धन सी बेसिकली क्या हो जाएगा, बी धन सी कितना हो जाएगा, बी धन सी कितना हो जाएगा 2 3 5, यानी कि आपका 6 हो जाएगा डी सी के लिए, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं भी आता तो आपने कहा सीधे अगर ये 10 दिया गया है तो इसको 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर लो, यानी 2 3 5, 5 अनुपात बराबर 10, यानी 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर 4, 3 अनुपात बराबर 6, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये भी रिजल्ट लिख लो, ये भी रिजल्ट है, हालांकि सीजन 19 में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। बोलो लल्ला क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इंटीरियर करा तो एक्सटीरियर कैसे नहीं करेंगे। चलो बाह्य कोण समद्विभाजक भी देख लो। बाह्य कोण समद्विभाजक थ्योरम क्या कहती है वो भी समझेंगे। समझो, सेंटेंस को एक बार पढ़ो और नोट्स में लिखते रहना लल्ला, फिर से दोबारा ना कहना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, मैं इंटीरियर बाइसेक्टर पे एक रिजल्ट और निकलवाऊंगा, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, चलो एक्सटीरियर में वही चीज़ करवा दूंगा। देखो क्या कह रही है, कहा गया कि इन अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कह रही है, इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, यानी किसी बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रिमेनिंग 2 साइड्स का रेशियो होता है। सेम क्वेश्चन है, तो मतलब सेम स्टेटमेंट है, जैसे पिछले में था इंटीरियर एंगल, वैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होगा। कहा गया कि एंगल बाइसेक्टर किसी एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट साइड को उसी अनुपात में डिवाइड करता है, बस यहाँ पे अपोजिट साइड टू द एक्सटर्नल एंगल, यानी उस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट साइड को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात। समझते हैं, फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं, क्योंकि काले आपको लाले काले, जो भी हरियाणा में काले बहुत बोलते हैं, ठीक है, कालुओ। हालांकि चलो ये कलर से मेरा मतलब नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही पेंट हूँ ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हम पढ़ रहे हैं, वो ध्यान दो, देख लो कहा क्या गया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है। कलर डजेंट मैटर, क्योंकि कोयले से ही हीरा बनता है। देखो अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो ये मान लो आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। बी सी को आगे बढ़ा दो, बी सी को आगे बढ़ाया, और ए सी का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये मान लो एम है, तो एम सही से बनाओ, एम ए सी इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एम ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो कहीं पे मिल रहा है इसे, मान लो यहाँ कहीं पे मिल रहा है, एम ए सी का एंगल बाइसेक्टर जो है वो, अरे यार मिल जा भाई, एम ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हालांकि दिख नहीं रहा है, लग रहा होगा बहुत बड़ा है, ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, ये डी पे मिल रहा है। तो कहा गया कि जो इसका अनुपात होगा, किसका, बाहरी भुजा का अनुपात, यानी कि बी से लेकर डी तक का अनुपात, यानी बी डी, बटे सी से लेकर डी तक का अनुपात, यानी सी डी, बराबर बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी बटे ए सी, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, क्योंकि ये वाला एंगल इसका अपोजिट भुजा, दोनों भुजाएं ये हो गई, यानी ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। हालांकि मुझे एक्सटीरियर एंगल में एक चीज़ इनके स्टेटमेंट में नहीं समझ आया कि भैया एक अगर आप ऐसा कह रहे हो तो अपोजिट साइड तो दोनों ये वाली होती हैं, इनका स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हालांकि छोड़ो, आपको क्या ध्यान देना है कि अगर किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं तो बी से लेके जहाँ पे बाइसेक्टर काट रहा है उस साइड को उसका, और सी से लेके उसका अनुपात जो होगा वो बाकी दोनों साइड के, यानी इसके जिस साइड को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए। समझ आए? मैंने अगर कह दिया कि एक ट्राइंगल है, मैं छोटू सा ट्राइंगल बना रहा हूँ, चलो बताओ,
अगर मैं बाइसेक्टर ले रहा हूँ, इसी का बाइसेक्टर लेना आसान रहेगा, सुंदर बनेगा फिगर। मान लो ये ABC है, ठीक है लाल, इसको आगे बढ़ा दिया, इसका बाइसेक्टर लिया, ये लो, ये सुंदर बाइसेक्टर बना। ये डीप काट रहा है, ए के सामने की भुजा इतनी ए हो जाएगी, सी के सामने की भुजा इतनी सी हो जाएगी, और बी के सामने की भुजा इतनी बी हो जाएगी। अगर इतनी दूरी x है, अगर मैं पूछूं कि BD और CD का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, AB बटे AC, यानी कि C बटे BD और CD का अनुपात कितना हो जाएगा, A बटे C। यानी अगर यहाँ से x की लंबाई निकालनी है तो निकाल सकते हो। यानी BD कितना है, BD देखो A प्लस एक्स बटे CD कितना हो जाएगा x, ये बराबर हो जाएगा C बाई बी। या यहाँ से x की लंबाई अगर निकालने को आ जाए तो A बाई एक्स प्लस 1 बराबर C बाई बी, या हम कह सकते हैं कि A बाई एक्स बराबर C बाई बी माइनस 1, यानी हम A बाई एक्स बराबर कहते हैं C माइनस बी बाई बी, या हम पलट लेते हैं x बाई A बराबर हो जाएगा B बट्टे C माइनस बी, या हम कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा AB बट्टे C माइनस बी। यहाँ से एक रिजल्ट हमने निकाला कि x की लंबाई, अगर ये दूरी पूछी गई कि कितना बढ़ाने पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर को मिलती है, तो हम कहेंगे क्या करना है, किसको बढ़ाया है, ए को, किसके साइड में, बी के साइड में, तो a इंटू बी, और बटे इन दोनों साइड्स का डिफरेंस। x की दूरी यानी ये वाली दूरी अगर आपसे पूछी जाए लाल, एक बार फिर से समझना कि ये वाली दूरी अगर आपसे पूछी गई, यानी x की दूरी पूछी गई, तो किसको बढ़ाया गया है, a को, यानी a लिखेंगे, किसके साइड में बढ़ाया गया, b वाली साइड के, बटे बाकी वाली दोनों जो साइड्स बच रहे हैं उनका डिफरेंस, ये आपके x की वैल्यू होगी। तो ये भी रिजल्ट लिख लेना, इसी वजह से मैं ये करवा रहा था, तो ये रिजल्ट लिख लो। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात 3:4 है, मैं कह दे रहा हूँ कि इन दोनों, क्वेश्चन लिख लो इस पर, कलर चेंज करके देखो, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और 3:4 नहीं, लिख लो 5:7 है, ठीक है, और ये आपकी भुजा है 8। तो अगर x की लंबाई पूछी गई है तो क्या हो जाएगी, यहाँ से x कैलकुलेट करके तड़ाक से मुझे बताओ। मैंने यार चिल्ला अपना छोड़ रखा है, देख लो ठंडा हो गया मेरा चिल्ला, ओ माय गॉड। चलो बताओ x कितना होगा यहाँ से, क्लियर हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लल्ला। क्लियर हुआ ना, मैंने क्या काम कहा, C बराबर 5, B बराबर 7, A बराबर 8 पुट करके आपका आंसर निकालना था। तो आप कह रहे हैं कि x बराबर हो जाएगा AB बटे C माइनस बी, यानी AB 8 गुणे 7 56 बटे 5 माइनस 7 यानी 56 बटे 2 यानी 28। बहुत टेस्टी चिल्ला है भाई साहब, मतलब एकदम मज़ा आ जा रहा है। अब इस पर 2 रिजल्ट और कर लेते हैं। पहला रिजल्ट लिखो, आप ध्यान देना, कहा गया कि ABC कोई न्यून एक्यूट एंगल है, ABC कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, लिखो ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, ये लिख लेना। उसके बाद ये लिखना कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है। AD परपेंडिकुलर है इसमें, AD परपेंडिकुलर है इसमें, ओके। तो आप याद रखना, अगर ये AD परपेंडिकुलर है त्रिभुज ABC में, जहाँ पे आपका क्या है, ABC न्यून कोण त्रिभुज है, तो आपका AC का जो स्क्वायर होता है ना, AC यानी इस भुजा का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर यानी इस भुजा का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर यानी इस भुजा का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स अब जो परपेंडिकुलर इसको जिस अनुपात में डिवाइड करते हैं, BD इंटू DC। समझ आ गया, यानी ये रिजल्ट आप याद रखना कि अगर ये भी रिजल्ट का काम लगेगा, ठीक है,
जैसे आपका हाई स्कूल का रिजल्ट काम आता है। अगर मैं त्रिभुज एबीसी न्यून कोण त्रिभुज है, एडी इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो इस भुजा का अगर स्क्वायर निकालना है यानी एसी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल होता है तो वो वाला फॉर्मूला, चूंकि ये राइट एंगल नहीं है तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी और डी सी का गुणनफल इसमें से घटा देंगे। ये आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखना, लिख लेना। अभी मैं ये याद नहीं, रटना नहीं है कि बैठ के अरे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, फिर पानी पी रहे हैं कि अंदर चला, ऐसे रटना नहीं है, करवा दूंगा, डोंट वरी, वो सब क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखो, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होता है। अगला कॉन्सेप्ट ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए। मान लो पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, ओके, पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, इस पे कोई पी क्यू आर पे, अगर क्यू आर पे हमें कोई परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मान लो ये टी परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे पी आर का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे तो आप आसानी से निकाल लोगे। पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस जैसे वहाँ पे माइनस होता था 2 टाइम्स ऑफ टी क्यू, देखो 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर, या क्यू आर लिख लो इंटू टी क्यू, टी क्यू इंटू क्यू आर लिख लो। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो पाइथागोरस लगा के। यानी अगर आपसे कहा जाए कि कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इस पे, ठीक है, और कितनी दूरी पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये मान लो कोई कह दिया जाए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड दे दी जाए, मतलब तीनों साइड दे दी जाए, मान लो ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, और कहा जाए कितनी दूरी पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो आप तब यहाँ निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी पे पड़ेगा। मान लो मैं कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं ले रहा हूँ 11, 5 और 7, बोलो ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं, बिल्कुल है। देखो 5, 7, 12 से छोटी भी है तीसरी भुजा और 2 से बड़ी भी है, और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, 25 49 यानी 74 से ये बड़ा भी है 121। तो देखो यहाँ पे अगर मैं टी क्यू की लंबाई निकालने तो पी आर का स्क्वायर 121 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 74, अरे 25 और 49 आपका 74 हो गया, और प्लस 2 टाइम्स आप टी क्यू को एक्स मान लो और क्यू आर को 7, तो 74 इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 47/14। समझ आया, समझ आया लल्ला। तो ऐसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी ये रिजल्ट लिख लो, ठीक है। अब ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट खटाखट लिखते जाओ और फटाफट समझते जाओ, और कॉन्सेप्ट नंबर बताते रहना कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है। हैश टैग लगाओ, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट डालो, हैश लगा दो, हैश, हैश इसको बोलते हैं, हैज में ऐसे यूपी वाले हैश ही बोलते हैं, हैज ही बोलते हैं, ठीक है, वरना ये होता है हैश। कहा कि इफ 2 ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस एंड दे लाई between the same parallel lines then the area of 2 triangles will be equal and quadrilateral so formed will be twice in area। कहा कि अगर 2 पैरेलल लाइंस है, ये दोनों एल और एम 2 पैरेलल लाइंस हैं यानी समांतर रेखा है, इनके बीच में समान आधार का कोई, मान लो एक बीसी आधार पे कोई भी ट्रायंगल ड्रा करें, यानी मान लो यहाँ पे एक शीर्ष ले रहे हैं बीसी का, एक शीर्ष यहाँ पे ले रहे हैं, 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 मतलब जितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपके ए पी, सॉरी ऐसे मान लो पी क्यू आर एस टी, 5 ट्रायंगल बन रहे हैं, बेस सबका क्या है, समान है, दोनों किस में लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी उनकी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे तो क्या होगा, उनकी हाइट सेम होगी। तो अगर बेस समान है, हाइट समान है, तो उनकी एरिया अपने आप बराबर होगी। यानी यही कह दिया गया कि अगर 2 त्रिभुज का आधार समान हो और वो समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, 2 समान समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी ट्रायंगल स्थित होगा तो उसकी क्या समान होगी, ऊंचाइयां समान होगी। ऊंचाइयां समान मतलब कि अगर 2 ट्रायंगल्स के लिए बेस इक्वल, हाइट इक्वल, तो एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी सबके लिए सेम ही हो जाएगी। तो वही कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो। समझ आया लाला। और कहा कि अगर क्वाड्रिलेटरल बना दें तो उसका जो वो होगा वो त्रिभुज का दुगुना हो जाएगा। मान लो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, इसी बेस पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दे रहे हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कोई भी जो ट्रायंगल है उसके एरिया का दुगना होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एरिया होती है बेस इंटू है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रिजल्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जब कह दिया जाएगा कि 2 ऐसा दे दिया जाएगा कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर 2 सेम समान, मतलब 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो आप मान लेना कि मतलब समान समांतर रेखाओं की, यानी सेम पैरेलल लाइंस के बीच स्थित है, तो आप सीधे बता देना कि भैया अगर सेम पैरेलल लाइंस में है तो एरिया बराबर होगी, दैट्स ऑल।
अगला कॉन्सेप्ट लिख लो। कहा गया गिवन पेरीमीटर के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी एरिया बराबर सबसे बड़ी होती है। देखो आपसे कहा गया कि अगर परिमाप दे दिया जाए, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, सम ऑफ साइड्स। मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, 3 4 5, इसका पेरीमीटर कितना है? 12। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। मैं एक आइसोसेलेस इसी पे ले रहा हूँ, 5 5 2 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, बिल्कुल 5 5 2 भी एक ट्रायंगल हो सकता है। 5 5 2 नहीं, ऐसे ले लो। हाँ ठीक है, एक ले लो, आइसोसेलेस ले लो, 5 5 2 ले लो, ठीक है। एक स्केलन भी ले लो, स्केलन तो ये है ही, ठीक है। अच्छा, और एक ले लो, अगर पेरीमीटर समान रखना है यानी 12, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी? 4। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सबकी एरिया निकालो। अगर इसकी एरिया निकालने जाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो 4√3 आ जाएगा। 4 गुणे 1.73 यानी कि लगभग 7 के करीब हो जाएगा, 6.8 समथिंग हो जाएगा, लगभग 7 लिख दो, 6.8 समथिंग। अरे ऐसे लिख दो 6.928 ऐसा करके हो जाएगा। एक 1.732 में गुणा होगा 4 का। अगर मैं इसके लिए निकालने जाऊँ तो इसके लिए कितना हो जाएगा? आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एरिया होता है b/4 यानी कि 2/4 यानी हाफ, या ऐसे निकालो या फिर सीधे सीधे 5 5 10 2 12 यानी कि s बराबर हो जाएगा 6। s बराबर 6 हो गया तो अंडर रूट में 6 गुणे 6 - 5 1, 6 - 5 1, 6 - 2 4, 6 चौको 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√6 यानी कि 6 की वर्ग, ये 6 से कम होगा, लेस देन 6, क्योंकि लेस देन 6 क्या 6 का वर्गमूल होता है 2.4 समथिंग होता है, तो 2.4 का दूना यानी कि 4.8 यानी 5 से भी छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं इसके लिए एरिया निकालने जाऊँ यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हाफ इंटू 3 गुणे 4 यानी 3 चौको 12/2 यानी कि 6। अब बताओ दिए गए परिमाप सबका क्या समान था? पेरीमीटर इसके लिए इसके लिए समान था, सबसे ज़्यादा एरिया किसकी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यही कहा गया कि अगर परिमाप समान हो यानी आपको एक गिवन पेरीमीटर हो कि p बराबर 24 के लिए मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल क्या बनेगा और उसकी एरिया क्या होगी, तो आप p बराबर 24 हो तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया बनाओगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 8। अब अगर साइड 8 होगी तो 8 एरिया का जो मतलब 8 साइड का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो इस गिवन पेरीमीटर के लिए सबसे बड़ा ट्रायंगल मिलेगा। बोलो क्लियर है? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मान लो कोई कहता है कि 24 सेंटीमीटर परिमाप का, एक क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं, 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर का मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल क्या होगा, यानी ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। पेरीमीटर 24 लेना है और ट्रायंगल निकालना है मैक्सिमम एरिया का, उसका एरिया निकालना है। तो आप कैसे पता पाओगे? आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी आपको ए बराबर, इसको मान लेना है इक्विलेटरल ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 3 इंटू साइड बराबर 24 यानी साइड आ जाएगा 8, जहाँ से एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर यानी 16√3 हो जाएगा एरिया। तो आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लल्ला। अगला देख लो, कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ सर्कल विल हैव द मैक्सिमम एरिया कंपेयर टू अदर ट्रायंगल्स इनसाइड सेम सर्कल। कहा गया अगर एक वृत्त है, दिया गया कोई भी वृत्त हो, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो उसकी एरिया मैक्सिमम होगी। इसके अंदर बाकी कोई भी ट्रायंगल, मान लो सेम ट्रायंगल है, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं या हम इसके लिए कोई स्केलन ट्रायंगल बना रहे हैं, ये कुछ भी बनाएंगे, सबसे ज़्यादा एरिया, यानी एक दिया गया वृत्त है, मान लो मैं निकाल ही दे रहा हूँ। कैसे? मान लो कि इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, इसकी रेडियस मैं मान ले रहा हूँ 4, रेडियस बराबर 4 मान ले रहा हूँ वृत्त के। आपको पता है जो वृत्त होगा वो इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? सरकम रेडियस हो जाएगी। देखो सरकम रेडियस बोले तो यानी कि बाहरी त्रिज्या, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बाहरी त्रिज्या क्या होती है? a/√3। तो a/√3 यानी साइड बटे √3 बराबर 4 यानी a बराबर 4√3। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 4 चौको 16 तियाँ 48 यानी 12√3 इसकी एरिया हो गई। ऐसे राइट एंगल के लिए आपको पता है राइट एंगल के लिए ये भी ये सरकम सेंटर होगा, सरकम सर्कल होगा, यानी कि परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र अगर ये है तो इसकी रेडियस हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, रेडियस 4 दी गई यानी हाइपोटेन्यूज बाई 2 बराबर 4 यानी 4 दूनी 8, ठीक है ओके। अब 8 मान लो ये 4√2 हो गया। अरे मान लो कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल,
तो इसकी एरिया निकाल लो, तो ये हाफ इंटू 4√2 गुणे 4√2 हो जाएगा। ये 4 चौको 16 दूना 32 का आधा 16 हो गया। 16 12√3 से कम है, क्योंकि 12√3 जो होगा वो 12 7 84 यानी कि 20 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर मैं मान लो कि इसके लिए निकालने जाता हूँ, इसके लिए मान लो सरकम रेडियस कितनी है, 4 है, तो ऐसे इसके लिए निकालोगे, आपको पता है सरकम रेडियस होती है ABC बटे 4R, ठीक है, यानी 4 डेल्टा, ये बराबर होता है R। तो यहाँ से अगर इसकी एरिया निकालोगे तो आपको पता है कि अगर इसके लिए भी कम ही होगी। आप निकालना, कोई साइड मान लेना जो इसका मतलब एक ऐसा स्केलन ट्रायंगल लेना, या स्केलन बोले तो विषमबाहु त्रिभुज लेना जिसकी सरकम रेडियस 4 हो, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, उसका भी एरिया निकालना। तो आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा समबाहु त्रिभुज की होती है, ये आपको क्लियर रखना है। यानी अगर मैं कह दूँ कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा उसकी एरिया क्या होगी, तो आप क्या काम करोगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, तो यानी सर्कल के अंदर बन रहा है, यानी ये जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल होगा वो सरकम सर्कल होगा, यानी कि परिवृत्त होगा। किसके लिए, मैक्सिमम एरिया चाहिए तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सरकम रेडियस R बराबर होती है साइड बाई √3, यानी यहाँ से साइड बराबर हो जाएगा R√3। बस साइड निकल आई तो आप एरिया निकाल लेना √3/4a² के फॉर्मूले से, √3/4 इंटू साइड के समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर ऐसे रख भी दें तो ये आपका हो जाएगा 3√3/4 इंटू R²। यानी अगर आपको R रेडियस का सर्कल दिया गया है तो ये फॉर्मूला भी लिख देना कि R रेडियस के सर्कल के लिए सबसे बड़ी जो एरिया होगी उसके अंदर बनने वाले त्रिभुज की वो हो जाएगी 3√3/4 इंटू R², जहाँ पे R रेडियस है उस सर्कल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया बस, और कुछ नहीं किया, जादू नहीं है, ठीक है। ये भी देख लेना, कहा गया इन सेंटर और सरकम सेंटर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारी प्रॉपर्टी चल रही है। इन सेंटर और सरकम सेंटर एक ऐसे पॉइंट पे लाई करते हैं जो इसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके लिए इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड जो वो चारों एक ही बिंदु पे लाई करते हैं। अगर यही बिंदु सेंट्रॉयड है, यही बिंदु इन सेंटर, यही बिंदु सरकम सेंटर है, सेंट्रॉयड आपको पता है सेंट्रॉयड जो होता है वो मीडियन को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में, यानी ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो वही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कहा गया सरकम रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द इन रेडियस। आपने पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सरकम रेडियस होती है साइड बटे √3 और इन रेडियस बराबर होती है a/2√3। और मैंने ये प्रूव भी करवाया था कि R/R 2:1 क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीडियन है, तो ये वाली यहाँ से सर्कल अगर ड्रा करेंगे तो ये दूरी जो होगी, यानी कि ये मीडियन का 2 अनुपात ये हो जाता है सरकम रेडियस, और ये 1 अनुपात जो होता है वो इन रेडियस होता है, ठीक है, क्लियर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं। आज मैं नहीं चाहता कि कोई फॉर्मूला बचा रह जाए, चिल्ला ठंडा हो जाने दो। लिखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट अगला, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ABC, ये परपेंडिकुलर इधर B से करंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो BD। अब देखो, अब यहाँ से 5-6 रिजल्ट आएंगे, वो समझो पहले। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ये 90 है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। अगर ये कोण DBC 90 - थीटा हो गया तो ये थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ट्रायंगल ABD में आ जाते हैं। ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ABC में आते हैं। दोनों सिमिलर है, तीनों कोण बराबर तो सिमिलर हो गए। एक कोण 90 - थीटा, एक कोण थीटा, एक 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 90 के सामने की भुजा इस ट्रायंगल में, 90 के सामने की भुजा कौन सी है, AB। तो ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा लेनी पड़ेगी, यानी AC। ये बराबर हो जाएगा दूसरे वाले ट्रायंगल में। देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में किसके सामने की भुजा ले रहा हूं मैं, AB बटे AC। यहाँ से ली AB बटे AC, हमने दूसरी भुजा कौन सी ली, AC, ठीक है। और इधर 90 - थीटा के सामने की भुजा ले लो BD, बटे इसमें 90 - थीटा के सामने की भुजा लोगे BC, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा AB गुणे BC बराबर AC गुणे BD। हमने क्या काम किया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में
त्रिभुज ए बी डी लिया और त्रिभुज ए बी सी लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल। यहाँ पे हमने कहा कि 90 के सामने की भुजा लो, तो ए बी यहाँ पे 90 के सामने की भुजा इसमें ए बी डी में देखो ए बी है, दूसरे वाले में ए सी, क्योंकि सिमिलर है दोनों, दो तीनों ट्राइंगल बराबर। ऐसे इसमें अगर 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा लोगे बी डी, इसमें हो जाएगा बी सी। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो ए बी और बी सी का जो अनुपात होगा वो बी डी और ए सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्लियर, पहला फॉर्मूला क्लियर। ऐसे दूसरे वाले ट्राइंगल में ये देखो, हमने दूसरा रिजल्ट पढ़ना है। पहला रिजल्ट हमने देखा, दूसरा रिजल्ट हमने कहा ए बी सी कोई ट्राइंगल है, बी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमने पहला रिजल्ट क्या पढ़ा कि ए बी का, पहला रिजल्ट क्या पढ़ा कि ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी डी, ये पहला रिजल्ट, ये बी डी है, ठीक है, पहला रिजल्ट ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में आऊँ तो हम कहते हैं कि 90 के सामने की भुजा ले लो ए बी, छोटे वाले ट्राइंगल में देखो दोनों सिमिलर है, तो ए बी 90 के सामने की भुजा हो जाएगी, बटे में थीटा के सामने की भुजा ए डी बराबर। ऐसे इसमें कौन सी भुजा ले लो, जब अगर इसमें लिया हमने 90 के सामने की भुजा तो इसमें भी 90 के सामने की भुजा ले लो, यानी ए सी बटे ए डी किसके सामने की भुजा थी, थीटा के सामने की, यानी यहाँ थीटा के सामने भुजा लोगे तो ए बी हो जाएगी। हमने क्या काम किया, हमने कहा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम कहते हैं कि भैया ए बी यानी कि 90 के सामने की भुजा इसमें ली, तो 90 के सामने की भुजा इसमें ले लो, यानी कर्ण इधर ले लो, और फिर कहा थीटा के सामने की भुजा ए डी ये वाली ली, तो इसमें भी थीटा के सामने की भुजा यानी ए बी ले लोगे। यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो हमने कहा ए डी गुणे ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, या हम कहें ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, यानी कि ए बी ये जो साइड होगा इसका स्क्वायर बराबर ए डी यानी कर्ण का इतना पार्ट और बटे तो गुणे ए सी। यानी आपको बस ये याद रखना है कि बी ए का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, बी ए का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। ऐसे अगर मैं बात करूँ ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट अगर मैंने ए बी का स्क्वायर यहाँ पे तो निकाला, ऐसे मैं अगर बी सी का स्क्वायर निकालने जाऊँ, यानी यहाँ से लिख लेना बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी, जैसे ए डी इंटू ए सी, यानी हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ बी सी तो इतना वाला पार्ट फिर पूरा वाला पार्ट यानी सी डी इंटू सी है, तो बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी है। ये तीसरा रिजल्ट हो गया, ठीक है, तीसरा रिजल्ट हो गया। अब चौथा रिजल्ट पे आते हैं, चौथे रिजल्ट पे आते हैं। देखो मैंने एक ट्राइंगल ड्रा किया, ठीक है, ए बी सी वही वाला ट्राइंगल, परपेंडिकुलर रखा, परपेंडिकुलर रखा, ये डी मान लिया, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी डी सी को देखो। अगर मैं क्या काम करता हूँ 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा इधर लेता हूँ बी डी, तो दूसरे वाले में भी 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा लेनी पड़ेगी डी सी, बी डी बटे डी सी। अगर मैं इधर ले रहा हूँ ठीक है, इधर थीटा के सामने की भुजा ले लो, इधर पहले हमने 90 के सामने की भुजा दोनों ट्राइंगल्स में ले ली, फिर थीटा के सामने की भुजा ले लो ए डी बटे इसमें थीटा के सामने की भुजा लो। देखो हमने दो छुटकू छुटकू ट्राइंगल्स में एक बार इसमें किसके सामने की भुजा ले ली, इसमें ले ली देखो ये ट्राइंगल ए बी डी में क्या ले ली 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा यानी बी डी बटे, अगर इसमें 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा ली तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा यानी डी सी। अब फिर क्या काम किया, फिर थीटा के सामने की भुजा ले ली, यानी इसमें ए डी आई और इसमें बी डी, यानी यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो ये बी डी का स्क्वायर बराबर बन जाएगा ए डी इंटू डी सी। यानी कि जो ये लंबू छुटकू सा था, रिजल्ट 4 हमारा क्या कह रहा है कि जो ये वाला है इसका स्क्वायर बराबर इसका गुणनफल गुणे इसका, यानी कर्ण को जहाँ दो भागों में विकर्ण को काट रहा है, यानी कि इसका गुणनफल गुणे इसका गुणनफल बराबर इसका स्क्वायर हो गया। ये सारे रिजल्ट अभी बहुत याद आएंगे, ठीक है लल्ला। और पांचवा रिजल्ट लिख लो, फिर फिगर बनाए दे रहा हूँ, इसमें बस फिगर बना लेना, ए बी सी डेरिवेशन करवा दूंगा, अगर चाहो तो पाइथागोरस से कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। अगर ये बी पे राइट एंगल हो, बी डी परपेंडिकुलर है कर्ण पे, तो आप याद रखना ये सीधे क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार सीजीएल में, 1 बी डी स्क्वायर बराबर 1 ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर। ये आपका ये भी पांचवा फार्मूला याद रखना,
1/BD², यानी कि अगर BD का लंबाई निकालनी है, इसकी और इसकी लंबाई निकाल दी गई है तो आप सीधे निकाल सकते। या फिर आप कह सकते हो कि 1/BD² बराबर AC² बटे AB इंटू BC का होल स्क्वायर, या आप BD सीधे निकाल सकते हो AB गुणे BC बटे AC। ये भी फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला नंबर 6। यानी अगर आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं, ये मान लो 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3 गुणे 4/5। यानी अगर BD परपेंडिकुलर है कर्ण पे तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला और लिखो सुंदर सा, फॉर्मूला नंबर से, या इसी फॉर्मूले को आपको पता AB क्या है, परपेंडिकुलर गुणे बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बस ये याद रखना कि अगर एक परपेंडिकुलर कर्ण पे डाला गया है विकर्ण पे, अगर किसी राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में विकर्ण पे डाले गए, यानी कि सॉरी उसको कर्ण पे डाले गए लंब की माप पूछी जा रही है, तो परपेंडिकुलर गुणे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी लंब गुणे आधार बटे कर्ण, इसकी लंबाई हो जाती है। ये हमने कैसे निकाला, हर बराबर कर लिया, तो AB² + BC², यानी कि ये कर्ण पाइथागोरस लगा दिया, AB² + BC² बराबर विकर्ण का स्क्वायर यानी AC² और बटे AB इंटू BC। 1/BD है तो पलट लेंगे, तो BD² बराबर AB इंटू BC का होल स्क्वायर बटे AC² या BD बराबर इतना हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। तो 6 फार्मूले हमने पढ़े, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले, आगे बहुत इनका यूज आने वाला है लल्ला, ठीक है। तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो फार्मूले बचे हुए हैं वो भी करवा दूं, लिख ही लो। मीडियन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिख लो, मीडियन से रिलेटेड लिख लो कि अगर कोई त्रिभुज है ABC ABC है, ठीक है, और इसके सभी मीडियंस परपेंडिकुलर है, ऑल मीडियंस आर परपेंडिकुलर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑल मीडियंस आर परपेंडिकुलर। इस त्रिभुज ABC की ऑल मीडियंस परपेंडिकुलर हैं, जहां पे C इसकी सबसे छोटी साइड है, यानी जो भी C अगर सबसे छोटी साइड है तो ये फार्मूला याद रखना, 5 टाइम्स ऑफ C² बराबर A² + B² हो। केस क्या है कि ये मीडियन अगर इसकी तीनों पर मीडियंस, यानी ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पे काटती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 टाइम्स ऑफ सबसे छोटी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के साइड के वर्ग के बराबर होगा, योग के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। चल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन से रिलेटेड एक और फॉर्मूला लिख लो। ये क्लियर हुआ सबको क्यों होता है? चलो तो इस पे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मीडियन पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी लिख लो। अगर मैं बात करूं कि ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, AD इसकी मीडियन है और C भी इसकी मीडियन है। ये क्या है? मीडियन, यानी ये बराबर भागों में बांटता है, ये बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखना कि 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ कर्ण का स्क्वायर। पहला चीज, फॉर्मूला नंबर 1, यानी 4 टाइम्स ऑफ मीडियन, इस वाली मीडियन का स्क्वायर प्लस C मीडियन का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ कर्ण का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो जो रेखा DE होगी, देखो अगर ये मीडियन है तो ये D मध्य बिंदु होगा BC का और E मध्य बिंदु होगा इसका, यानी DE आधा हो जाएगा AC का। देखो D और E अगर BC और BA के मध्य बिंदु है तो हमने पढ़ा है किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, कि DE आधी हो जाएगी AC की, तो हम कह सकते हैं D बराबर AC/2 या AC बराबर 2DE। तो AC की जगह पे अगर 2DE पुट कर दें तो 5 × 2DE का होल स्क्वायर, यानी 4DE², यानी दूसरा फॉर्मूला बनेगा कि ये 20DE² के बराबर होगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ AD² प्लस C² बराबर 20D²। ये फॉर्मूला 2 हो गया, बोलो क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला लिख दो कि जो AD² प्लस C² होगा, यानी कि मीडियंस के स्क्वायर का सम, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन है, ठीक है, तो ये DE² प्लस AC² के बराबर होगा, क्योंकि पता है आपको DE² प्लस AC² DE² प्लस AC² के बराबर हो, क्योंकि देखो अगर 4 को इधर भेज दूं तो 5/4 AC² लिखा है AD² प्लस C², और आपको पता है 5/4 AC² को हम क्या लिख सकते हैं, AC² प्लस AC²/4, AC² प्लस AC²/4 को लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर, और AC/2 क्या है, D, तो वही लिख दिया। तो तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला भी लिख लो, फार्मूला नंबर 4 भी लिख लो। फार्मूला नंबर 4 क्या कह रहा है कि AD² प्लस DC² बराबर
यानी ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी मीडियन का स्क्वायर का यार बराबर 5 टाइम्स ऑफ, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, ये एम पे काटे तो 5 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर के बराबर, ए डी स्क्वायर प्लस सी बराबर 5 बी एम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो बी एम की लंबाई होती है, समझना, आपको पता है ये भी 5 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर है और ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर बाई 4 है। तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो बी एम होता है उसकी लंबाई ए सी और इसके, चलो ये छोड़ो, ये आप फॉर्मूला चौथा है लिख लो। ये फार्मूला, अगर बी एम परपेंडिकुलर है और ए डी और सी इसकी मीडियंस है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, कौन कौन से एंगल की, जो न्यून कोण एंगल है, तो 5 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर ये होता है। दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये, चौथा फार्मूला ये चारों फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, इसी से सारी चीज़ें डेराइव होती हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो बहुत सुंदर। तो ये हमने 4 फार्मूले पढ़ लिए। ठीक है, मैंने एक चीज़ और कराया था आपको कि कोई जो मीडियन होती है किसी त्रिभुज के लिए, मीडियन से रिलेटेड जितने रिजल्ट थे वो क्लियर कर दो। मान लो ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है और सी एफ मीडियन है। तो मैंने कहा था कि जो ए डी मीडियन होगी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बी प्लस सी की आधी, यानी कि ये हमेशा ए डी मैक्स भी हाफ टाइम्स ऑफ बी प्लस सी से छोटा होगा। ये मैंने करवाया था। ऐसे में अगर बी की बात करूँ तो बाकी दोनों भुजाओं के आधे से हमेशा छोटी होगी, यानी कि ए प्लस सी से हमेशा छोटी होगी। और ऐसे में अगर सी एफ की बात करूँ तो यह ऑलवेज लेस देन होगा हाफ ए प्लस बी। अब अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो ये ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ हो जाएगा और ये ऑलवेज लेस देन हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए, 2 ए, हाफ टाइम्स ऑफ 2 बी प्लस हाफ टाइम 2 सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है, यानी द सम ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ ऑल इट्स क्या, ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने कहा था कि M1 M2, अगला रिजल्ट लिख लो, M1 M2 M3 अगर मीडियंस हो तो हमने अगर एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का तो 4/3 टाइम्स ऑफ, और एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया जहां M1 M2 M3 साइड हो, ऐसा कहा था। ये पहला फॉर्मूला था। लेकिन अगर M1 M2 M3 ट्रिपलेट बना दे किसी ट्राइंगल की, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियंस ट्रिपलेट बना दे, ट्रिपलेट मतलब कि किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो जाए, यानी पाइथागोरस होल्ड होने लग जाए, तो उस ट्राइंगल के लिए एरिया बराबर होता है 2/3 इंटू M1 इंटू M2। M1 और M2 सीधे हो जाएगा। M1 और M2 क्या होता है, M1 और M2 जो पाइथागोरस M1 M2 जो होंगी वो छोटी वाली भुजाएं होगी, यानी M3 कर्ण होगा तो 2/3 M1 M2। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स M1 M2 M3, अगर M1 M2 M3 ट्रिपलेट बनाती है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ गुड M1 इंटू M2। अगर M3, देखो M3 सबसे बड़ी वाली है यानी M3 कर्ण हो जाएगा, यानी हाफ M1 M2, तो यहीं पे हाफ M1 M2 पुट कर दिया तो ये बराबर हो गया एरिया बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ M1 M2। तो इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख लेना। ओके, तो ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट। आई डोंट थिंक सीवा थ्योरम, अच्छा सीवा थ्योरम भी बता दूं आपको। सीवा थ्योरम, चलो सीवा थ्योरम का जब यूज आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, यूज आएगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन होंगे और वहीं पे हम एमपीजी भी पढ़ लेंगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री भी, जहाँ यूज पड़ेगा वहीं पे सीवा भी पढ़ा दूंगा, एमपीजी भी पढ़ा दूंगा। तो आज हमने सारी थ्योरम पढ़ ली, मिड पॉइंट पढ़ ली, थेल्स पढ़ ली, इंटीरियर बाइसेक्टर पढ़ ली, एक्सटीरियर बाइसेक्टर पढ़ ली, और मीडियंस के रिजल्ट पढ़ लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ ली, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो प्रॉपर्टीज वो हो सकती हैं, किसी दिए गए पेरीमीटर के लिए मैक्सिमम एरिया किसका होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिनिमम एरिया किसका होता है, हमें मतलब नहीं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब गिवन पेरीमीटर के लिए सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब जो कॉन्सेप्ट थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, जो 1-2 बच्चे कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने छोड़ दिए होंगे, गलती से छोड़ गए होंगे, वो मैं जब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यानी नेक्स्ट सेशन में धड़ाधड़ के और क्वेश्चन दागने वाले हैं, तो उस दिन आप रफ पेज कॉपी दिमाग और रिवीजन करके आएंगे। इसी वजह से मैंने इसको भी अलग ही वीडियो में कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़ते रहें, रोज़ 8 बजे अपनी क्लास देखना ना भूलें। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और आपको क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बाय बाय, लव यू ऑल। सारे लोग लाइक कर दें, एक बार जय हिंद लिख दें। चलो बहुत बढ़िया, जय हिंद।